हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथ्स के चैप्टर सीक्वेंस सीरीज को। यह सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर 5 होगा। इससे पहले आपको सीक्वेंस सीरीज पे हमने 4 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली आपको पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको बस पढ़ाया जा रहा है तो उसे अच्छे से देखकर सीखना है और पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही आपको ये हेल्प करेंगे। मेरा वादा है, आप इसको पढ़िए, डेफिनेट तौर पे ये आपको हेल्प करेंगे। हम आपको बता दें कि जो भी कंसेप्ट आपको यहाँ से सिखाया जाएगा उस कंसेप्ट को सीखिएगा। आप क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं रटिएगा, कंसेप्ट को सीखिएगा और उस कंसेप्ट को अपने एग्जामिनेशन में लगाइएगा। डेफिनेट तौर पे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हमारे प्रीवियस बैचेस से 10+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, इस बार भी हमारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स को। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वैसे हम आपको बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको इतना ज़रूर बोलेंगे कि आप बस ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को देखिए, ताकि हमें भी लगे कि आप पढ़ने की तरफ फोकस्ड है। सो हमारा भी मन लगे आपको पढ़ाने में। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 3n + 2n स्क्वायर, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। फिर से पढ़िए क्वेश्चंस को, एक बार नहीं समझ आता है, 2 बार नहीं समझ में आता है, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए और क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि किसी एपी के nth टर्म का आपको वैल्यू यानी उसके सम का वैल्यू दिया जा रहा है। ठीक है, किसी भी एपी के सम ऑफ nth टर्म का आपको इक्वेशन दिया जा रहा है जो कि बराबर है Sn इज इक्वल टू 3n + 2n स्क्वायर, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, उस एपी का कॉमन डिफरेंस जिसे कि आप D से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसका वैल्यू क्या होगा आपसे यह पूछा जा रहा है। यहाँ पे Sn का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, 3n + 2n स्क्वायर। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम S1 निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 2 × 1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। और यह 5 क्या होगा, ये हमारा 5 होगा T1 यानी फर्स्ट टर्म। अगर हम बात करें S1, यानी S1 कहने का मतलब होता है, Sn कहने का क्या मतलब होता है, Sn कहने का मतलब होता है कि उस एपी के पहले n टर्म्स का सम। S1 कहने का मतलब क्या होता है, उस एपी के पहले टर्म का सम। तो पहले टर्म का सम कहने का मतलब कि पहले टर्म का सम क्या होता है, दूसरे टर्म का सम, यानी दो टर्म तक सम निकालने का मतलब होता है कि पहला टर्म और दूसरा टर्म, और सीधे पहले टर्म का सम यानी सीधा पहला टर्म यानी सिंपली पहला टर्म, और पहला टर्म को हम मानते हैं a, तो हमारा ये वैल्यू a के बराबर हो गया। तो हमें यहाँ पे a का वैल्यू 5 अब मिल चुका है। हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, S2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, S2 निकालेंगे। ठीक है, S2 निकालेंगे, या फिर हम चलिए सेकेंड टर्म निकालते हैं, सेकेंड टर्म। ठीक है, मानते हैं अगर थोड़ा देर के लिए कि A B अगर C हमारा क्या है, अगर AP में, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, B - A निकालिएगा और यही कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस AP के अगर 2 टर्म को निकाल लें और दोनों टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दे आपस में, ठीक है, बाद वाले को पहले वाले से सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमारा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो T2 कैसे निकलेगा, ये हमारा S2 - S1 के बराबर होगा, यानी पहले 2 टर्म का सम माइनस कर देंगे सिर्फ पहले टर्म का सम के बराबर। यानी कहने का मतलब है, इसका मतलब अगर इन तीनों से समझे तो A + B - A, ये से एक कटेगा, वैल्यू आ गया B, जो कि क्या है, सेकेंड टर्म है। समझ रहे हैं, यही निकालना है यहाँ पे। तो चलिए इस बातों को समझते नहीं बच्चे और सिंपली रट लेते हैं। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझाया हमने कि कैसे हुआ। तो S2 का वैल्यू क्या है S2 का वैल्यू, S2 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, हमें नहीं पता है तो हमें नहीं पता है S2 का वैल्यू, तो हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा, इसमें क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। तो 3 × 2 6 + 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और माइनस क्या है, S1 क्या है आपका 5 के बराबर है। ठीक है, क्या है आपका 5 के बराबर है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या यहाँ पे हो रहा है। तो 8 × 6 कितना होता है आपका 14, 8 × 6 14। ठीक है, तो 14 - 5 ये कितना होगा, 14 - 5 आपका होता है 9। क्या आ जाएगा, 9। यानी हमारे T2 का वैल्यू मिल चुका है, T2 का वैल्यू 9 मिल चुका है। हमें क्या निकालने का है, हमें तो निकालना है D का वैल्यू। हमें क्या निकालना है, D का वैल्यू। ठीक है, तो D क्या होता है आपका, D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी T2 - T1। तो सेकेंड टर्म 9 है, फर्स्ट टर्म 5 है, तो D का वैल्यू 9 में से 5 गया तो 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 4 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, D क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि दी थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इज 4, किसी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन यानी जीपी का थर्ड टर्म 4 है। तो T3 इज इक्वल टू 4, और T3 को आप क्या लिख सकते हैं, A × R का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, ये सभी आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। शायद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, हम बार बार अब आपको एक ही बात को रिपीट करके नहीं बता सकते। ठीक है,
बार बार पूरा एक ही चीज़ को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समय ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो बात समझिएगा इस क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमने प्रीवियस सारे लेक्चर्स में आपको बताया है। उन सभी लेक्चर्स को देखिए, शायद आपको ये लेक्चर्स में आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो T3 का वैल्यू 4 के बराबर दिया जा रहा है और आप T3 को a इंटू आर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो गया, T3 इक्वल टू 4 इक्वल टू AR स्क्वायर का क्या हुआ बच्चे कि अभी हाथ से कप पे लगा है तो कप नीचे गिर गया है, कप पूरा फूट गया है, ठीक है। तो उसी को बाहर रखने चले गए थे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम सीख रहे थे कि हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वैल्यू 4 है और 4 इक्वल टू क्या है, AR स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब कप फूटता है तो डर लगता है कि मम्मी से डांट पड़ेगा, ठीक है। तो इस कारण से आपको भी लगा होगा, कभी आप भी सुनेंगे, कितने भी बड़े हो जाइए आप, लेकिन घर का सामान टूटने पे डर उतना ही बना रहता है कि मम्मी फिर बोलेगी, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगता है बोलने पे भी, मम्मी को बोल लेती है मम्मी, तो आपको सुनना चाहिए बातों को और समझना चाहिए, बार बार मम्मी पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। हो गया कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो ठीक है, लेकिन बार बार बिल्कुल नहीं गुस्सा होना चाहिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो यहाँ पे हम सीख रहे थे कि थर्ड टर्म हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वैल्यू 4 के बराबर है, यानी आप T3 इक्वल टू 4 और 4 को आप क्या लिख सकते हैं, यानी T3 को आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर स्क्वायर के बराबर। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट, पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे पहले 5 टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स वो क्या हो जाएगा, पहला टर्म a, दूसरा टर्म AR, तीसरा टर्म AR स्क्वायर, चौथा टर्म AR पावर 3 और पांचवा टर्म AR टू द पावर 4, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 बार a होंगे तो a टू द पावर 5, r कितने बार होंगे तो 4 3 7 8 9 1 10, a टू द पावर सॉरी r टू द पावर 10, ठीक है। तो a टू द पावर 5 और r टू द पावर 10 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि r टू द पावर 5 गुने 2, तो आप इसको AR स्क्वायर को पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और AR स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4 के बराबर दिया जा रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 4 पे पावर 5। तो 4 पे पावर 5 का वैल्यू क्या होता है, तो 4 पे पावर 5 का वैल्यू सबको पता है, 4 पे पावर 5 का वैल्यू सबको पता है, और पता है तो यहाँ पे आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली आपका आंसर ही 4 टू द पावर 5 के टर्म में ही दिया जा रहा है। तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका होगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही तो है, देखिए तो कोई गलत तो नहीं है, 4 3 7 8 9 1 10 और 2 2 4 1 5, चलिए सही, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है कि इफ 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 13 टाइम्स द 13th टर्म, ठीक है, देन द 22nd टर्म ऑफ AP। तो कहा जा रहा है कि 9th टर्म किसी AP का 9 टाइम्स दी 9th टर्म ऑफ AP, यानी कहने का मतलब किसी AP के 9th टर्म का 9 गुना बराबर होता है 13 गुने उस AP के 13th टर्म के, यानी T ऑफ 13, यही कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है। तो आपको 22th टर्म पूछा जा रहा है, 22th टर्म का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू आ गया, ये 19 नहीं है 9 है, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, 9 इंटू a प्लस n-1 यानी 9 - 1 यानी 8 इंटू डी इज इक्वल टू 13 इंटू a प्लस 12 इंटू डी, यही है आपका। तो यहाँ पे आपको 9 इंटू a प्लस 9 8 जा 72, क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72 इंटू डी, ठीक है। तो 9 8 जा 72 इंटू डी इक्वल टू 13a और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 13 गुने 12, क्या हो जाएगा 13 गुने 12, तो 13 गुने 12 आपका कितना होता है, 156 होता है, ठीक है। 156 करके देख लेते हैं यहाँ पे, 13 गुने 12 तो ये 26 होगा और ये क्या होगा 13 होगा, तो ये 651 क्या होगा 156 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 156 होता है। तो यहाँ से आपको वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे 156 इंटू डी होगा, तो यहाँ पे 9a माइनस 13a इज इक्वल टू 156d माइनस 72d, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करने के हमें रिलेशन मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस 21 इंटू डी। तो इसको आप अगर अरेंज करके लिखते हैं तो a प्लस 21 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। आपको निकालना है T22th टर्म, कौन सा T22th टर्म आपको निकालना है। तो 22th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ये आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस n-1 22 - 1 इंटू डी यानी 21 इंटू डी, और a प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से आपको पता चला T22th टर्म का वैल्यू क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है कि इफ़ x 2y एंड 3z आर इन AP, अगर x 2y एंड 3z क्या है हमारे AP में है, तो वेयर द डिस्टिंक्ट नंबर्स
एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। ये सभी क्या है, आपको कहा जा रहा है कि ये सभी डिस्टिंक्ट नंबर है, अलग अलग नंबर है, और ये क्या है एपी में है, और एक्स वाई जेड क्या है हमारा जीपी में है। तो कॉमन रेशियो जीपी का क्या होगा, उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा। तो ये तीनों अगर हमारे एपी में है तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ जेड। ठीक है, ऐसा तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड हमारा क्या है अगर जीपी में है, एक्स वाई जेड हमारा क्या है अगर जीपी में है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। हमने आपको बताया है लेक्चर नंबर 4 में, आप वहाँ से देखिएगा कि आप एपी को ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कंसेक्यूटिव टर्म के रेशियो जो क्या होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं किसी जीपी का, और एपी में कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेमडा। ठीक है, लेमडा कांस्टेंट टर्म, लेमडा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। आप यहाँ पे कोई भी टर्म को मान सकते थे, आर भी मान लेते हैं, ठीक है, आर भी मान सकते थे, तो मान लीजिएगा जो भी मन करे। तो यहाँ से आपको वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स ऑफ लेमडा, एंड जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई टाइम्स ऑफ लेमडा, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई टाइम्स ऑफ लेमडा। तो आप यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे वाई का, तो यहाँ पे डाल सकते हैं आप लेमडा इज इक्वल टू वाई के जब डाल दीजिएगा एक्स इंटू लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लेमडा स्क्वायर। यानी हम क्या किए, वाई को और जेड को दोनों को क्या किया हमने एक्स के टर्म में ले आए। ठीक है, एक्स और लेमडा के टर्म में हमने ले आया, और यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 2 इंटू वाई के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू लेमडा लिखेंगे, और एक्स के जगह पे एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे 3 जेड के जगह पे एक्स इंटू लेमडा स्क्वायर लिख देंगे। सारे में से एक्स का एक्स कट जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लेमडा का स्क्वायर। तो 3 इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से हमें लेमडा का वैल्यू मिलेगा 1/3, क्या मिलेगा 1/3, और क्या मिलेगा, और मिलेगा हमें 1। तो आपको बता दें कि ये लेमडा का वैल्यू 1 बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 1 हो जाएगा लेमडा का वैल्यू, थोड़ी देर के मान लेते हैं। और देखिए यही जो हमारा जो कंसेक्यूटिव टर्म का किसी जीपी में जो वैल्यू मिलता है, कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो होता है, वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आर के बराबर भी होता है। यहाँ पे हम आर न मान के लेमडा मान रहे हैं, तो अगर लेमडा अगर हमारा क्या है आर के बराबर है, तो कहने का मतलब है कि लेमडा ही हमारा क्या होगा, आपका कॉमन रेशियो होगा जीपी का। ठीक है, क्योंकि वही कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो बताता है, और वही आपका जो कॉमन रेशियो होता है जीपी में, वही हमारा कंसेक्यूटिव टर्म का ही रेशियो बताता है। ठीक है, दोनों तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, शायद हमने कुछ कन्फ्यूजिंग वाली बातें कह दी है। तो आपको सिंपली समझना है कि अगर जीपी में कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो निकाले तो क्या होगा, हमारा वो आर के बराबर होता है, और कहे कॉमन रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें लेमडा का वैल्यू मिल गया 1/3, और 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 1 डाल देंगे तो एक्स वाई जेड में क्या करेंगे, किसी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें तो वो जीपी में मिलेगा ही नहीं, वो तो सेम ही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 नहीं होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर लेमडा इक्वल टू 1/3, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है कि इफ इन एन एपी, किसी एपी में एस एन इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर एंड एस एम इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर, वेयर एस आर डिनोट्स द सम ऑफ आर टर्म ऑफ द एपी एंड एस क्यू इज इक्वल टू। देखिए जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हमारा किसी एपी में एस एन का वैल्यू यानी सम ऑफ एन टर्म का वैल्यू क्यू इंटू एन स्क्वायर के बराबर है, एंड साथ ही में एस एम का वैल्यू यानी सम ऑफ एम एथ टर्म का वैल्यू क्यू इंटू एम स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आपको एस क्यू इज इक्वल टू यानी सम ऑफ क्यू एथ टर्म का वैल्यू किसके बराबर होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, यहाँ पे दिया जा रहा है कि एस ऑफ एन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर, एस ऑफ एम इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एन के जगह पे 1 डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर यानी क्यू, यानी यही हमारा क्या है S1, यानी S1 कहने का मतलब सम ऑफ पहला फर्स्ट टर्म का सम, पहले फर्स्ट टर्म का सम, तो पहले फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, हमारा पहला ही टर्म होगा। हमने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हमें क्यू मिलेगा, और कह सकते हैं आप इसको, ये आपका T1 यानी फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि एस एम का वैल्यू क्यू एम स्क्वायर है, एस एम का वैल्यू क्यू एम स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर आप S2 यहाँ पे इसी में अगर आप S2 पुट कर दीजिए, ठीक है, S2 पुट कर दीजिए, चलिए पुट करते हैं। S2 इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू क्यू, यानी S2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 इंटू क्यू मिलेगा। S2 का वैल्यू हमें मिल गया 4 इंटू क्यू। ठीक है, उसी प्रकार S3 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, S3 का वैल्यू मिल जाएगा हमें आपका, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू क्यू। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम T2 का वैल्यू फाइंड करें तो T2 का वैल्यू कैसे निकलता है, S2 माइनस S1। ठीक है, S2 माइनस S1, तो 4 इंटू क्यू माइनस क्यू, यानी कि वैल्यू क्या हो गया आपका 3 टाइम्स ऑफ क्यू, क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ क्यू। ठीक है, ये हमारा T2 का वैल्यू मिल गया। हमें यहाँ से निकालना क्या है, हमें अगर हमारा किसी भी एपी का अगर हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाए और हमें उसका कॉमन रेशियो पता चल जाए, कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, तो हम एपी के किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, या फिर उस एपी के हम सम ऑफ टर्म के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो
हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाए। तो कॉमन डिफरेंस हमें कैसे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का है, हमें फर्स्ट टर्म मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ से मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस हमने आपको निकालना सिखाया है लेक्चर नंबर 5 के इसी लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो कॉमन डिफरेंस डी किसके बराबर होता है, डी बराबर होता है आपका T2 माइनस T1 के, यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 3Q और फर्स्ट टर्म क्या है Q। तो वैल्यू क्या हो गया आपका, वैल्यू हो गया आपका ये 2 टाइम्स ऑफ Q, क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ Q हो गया। ठीक है, तो आपको निकालना है सम ऑफ Qth टर्म S इंटू Q, यही निकालना है, सम ऑफ Qth टर्म आपको निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं सम ऑफ Q टर्म, यानी कहने का मतलब Q n/2 यानी Q/2, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म Q है, प्लस n-1 यानी Q-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ Q है। ठीक है, यहाँ से हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो Q/2 इंटू क्या हो गया 2Q माइनस 2Q स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ 2Q, तो ये 2Q से 2Q कट गया और ये आपका हो गया 2 टाइम्स ऑफ Q का क्यूब अपॉन 2 से 2 कट गया, ये क्या होगा Q का क्यूब। तो यहाँ से हमें SQ का वैल्यू क्या मिल गया, Q का क्यूब। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया SQ का वैल्यू, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको एक करेक्ट मेथड चुनना था। आप इसको लेके भी बढ़ सकते थे, इसको लेके भी बढ़ सकते थे, दोनों लेके बढ़िएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि द AM HM एंड GM बिटवीन 2 नंबर आर 144/15 एंड 12। कहा जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन किसी दो नंबर के बीच का हमें सब दिया जा रहा है। कितना कितना दिया जा रहा है, 144/15, 15, 12, यानी अर्थमेटिक मीन कितना दिया जा रहा है 144/15 और हार्मोनिक मीन कितना दिया जा रहा है आपको 15 और ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया जा रहा है आपका 12, बट नॉट नेसेसरी इन दी ऑर्डर देन दी HM GM एंड M। अच्छा सॉरी, ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारे जो AM GM HM है ये हमारे ऑर्डर में नहीं है, यानी कहने का मतलब है सिंपली कि ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं, ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ये हमारा हार्मोनिक मीन हो सकता है, ये ज्योमेट्रिक मीन, ये HP, ये GP, ये HP, ये AM, कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ से कि हमारा कौन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन HP है, कौन GP है, कौन हमारा कौन HM है, कौन GM है, कौन AM है, ये आपको बताना है। क्या करना है, ये आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए इस पहले आपको एक कंसेप्ट जान लीजिए थोड़ा सा, आप इसको याद रखिए, ये आपको हर जगह हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आपको बता दें कि ये जो होता है अर्थमेटिक मीन, ये बड़ा होता है सबसे किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है किससे, हार्मोनिक मीन से। यानी कहने का मतलब सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। तो इसमें से हम चेक करेंगे कौन हमारा सबसे बड़ा है, कौन फिर उससे बड़ा है, फिर कौन उस सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है हमारा, तो सबसे बड़ा है यहाँ पे हमारा 144/15, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा AM हो जाएगा। ठीक है, देन फिर उसके बाद बड़ा कौन सा है 15 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद अगर हमारा बड़ा क्या है 15 है, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा आपका GP हो जाएगा। ठीक है, 15 क्या हो जाएगा GM। तो उसके बाद क्या होगा आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा, और देन फिर क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 144/15 है, तो वो आपका AM हो गया। फिर उसके बाद बड़ा 15 है, उसका GM हो गया। फिर आपका सबसे छोटा कौन सा है, HM है, जो कि आपका क्या हो गया 12 है, जो कि क्या हो गया HM हो गया। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 13, 15 और देन फिर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ HP 2, 2 होल 1/2, 3 होल 1/3 अप टू इन्फिनिटी तक दिया जा रहा है। तो फिफ्थ टर्म ऑफ HP, इस HP का फिफ्थ टर्म क्या होगा। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए, तो 2, 5/2, 10/2। ठीक है, अब 2 आगे तक ये क्या है हमारा HP में है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो यानी 1/2, 2/5, 2/10, ये क्या हो जाएगा आपका AM हो जाएगा, यानी AP में हो जाएगा। अगर हमारा 2, 5/2, 10/2 अगर HP में है तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हमें AP में मिल जाएगा। हमने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो के, आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 को दिखेगा, वहाँ पे हमने आपको ये समझाया है कि कैसे ये होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो ये हमारा AP में हो गया। तो फिर कहा जा रहा है कि फिफ्थ टर्म ऑफ द HP, इस HP का फिफ्थ टर्म क्या होगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म क्या होगा। तो यहाँ से हम अगर इस AP का बात करें तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, इस AP का फर्स्ट टर्म है आपका 1/2 है। और इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2/5 में से 1/2 घटा लेंगे तो वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमें कितना के बराबर मिलेगा, ये हमें 1/10 के बराबर मिलेगा, यानी A और D का वैल्यू में मिल गया। तो फिफ्थ टर्म आपसे कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ से फिफ्थ टर्म निकालेंगे, यानी इस AP का फिफ्थ टर्म क्या होगा,
तो टी फिफ्थ ऑफ ए पी लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये ए प्लस 4 इंटू डी हो जाएगा, ए का वैल्यू 1/2 है, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू -1/10 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा 1/10। वैल्यू क्या मिलेगा, 1/10 मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू में मिला 1/10, यानी टी फिफ्थ ऑफ ए बी का वैल्यू क्या मिला, वो हमें 1/10 मिला। तो टी फिफ्थ ऑफ क्या हो गया, एच पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में कहा जा रहा है कि इफ द 7th टर्म ऑफ एच पी इज 1/10 एंड 12th टर्म इज 1/25 देन द 20th टर्म एच पी का 7th टर्म, यानी यहाँ पे लिखते हैं हम टी 7th कितना दिया जा रहा है, 1/10 दिया जा रहा है। तो ए पी का 7th टर्म क्या हो जाएगा, ए पी का 7th टर्म क्या हो जाएगा, सिंपली 10 हो जाएगा। अगर एच पी का 12th टर्म 1/25 दिया जा रहा है तो ए पी का 12th टर्म क्या हो जाएगा, ये सिंपली 25 हो जाएगा। तो 20th टर्म आपसे पूछा रहा है कि उससे एच पी का 20th टर्म यानी 20वां टर्म क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। 7th का वैल्यू यानी ए प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 10 दिया जा रहा है, और ए प्लस कितना 11 इंटू डी का वैल्यू 25 है। ए प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 10 है, ए प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू 25 है। यहाँ से हम आपको सॉल्व करेंगे, इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ए का वैल्यू क्या मिलेगा, -8 मिलेगा, और डी का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि 20th टर्म का वैल्यू क्या होगा, टी 20th। ठीक है, तो टी 20th ऑफ ए पी निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 19 इंटू डी, ए का वैल्यू क्या है -8 प्लस 19 इंटू 3 क्या है, ए प्लस -8 प्लस 19 इंटू 3, तो ये कितना होगा, -8 प्लस 57, तो वैल्यू हो गया आपका 49। तो आपका टी 20th एच पी का क्या हो जाएगा आपका, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/49 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी एच पी का क्वेश्चन आए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एच पी सिलेक्टर हम और भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे अच्छे ताकि क्या आपको एच पी सिलेक्टर कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो एच पी सिलेक्टर जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ए पी में कन्वर्ट कीजिए और ए पी के सारे रूल फंडे सारे अप्लाई कर दीजिए, और जो भी आपका आंसर मिले उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही आपका एच पी का आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर में कहा जा रहा है कि इफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट नंबर रियल नंबर बी ए जी एंड एच रिस्पेक्टिवली रिलेशन बिटवीन देम इज, कौन सा रिलेशन इनमें से करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा आपका, हमने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, देन फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है, देन फिर क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, ये आंसर होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि दी nth टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के जो गिवन सीरीज है आपको उसके nth टर्म फाइंड करने हैं। nth टर्म यानी टी nवा टर्म। तो ये क्वेश्चन एक बेहतरीन लेवल क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल क्वेश्चन से इसको माने जाएंगे, क्योंकि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये पैटर्न जो है वो किस तरीके से चल रहा है, उसी पैटर्न को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई ए पी जी पी एच पी का फार्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको पैटर्न को सीखना है और समझना है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टर्म में हमारा 1 है, सेकेंड टर्म को ऑब्जर्व करें तो 1 + 1 हो जा रहा है। अगर इसको हम क्या करें 1/1 कर दे तो तब कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टर्म में क्या हो जा रहा है 1 + 2 हो जा रहा है, यानी सेकेंड टर्म जैसे ही आ रहा है तो एक एडिशन हो जा रहा है। थर्ड टर्म जैसे ही आ रहा है तो 1 + 2 + 3 तीन टर्म तक, और अपॉन क्या आ रहा है नीचे थर्ड टर्म है तो 3 हो जा रहा है। फोर्थ टर्म क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह एंथ टर्म क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ अप टू एंथ टर्म तक। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा नीचे nth टर्म है, 3 टर्म था तो 3 हो गया, सेकंड टर्म था तो 2 हो गया, फर्स्ट टर्म था तो 1 हो गया, तो nth टर्म का क्या हो जाएगा तो नीचे n हो जाएगा। और ऊपर क्या है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम, और n नेचुरल नंबर का सम आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर सम ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं सम फर्स्ट नेचुरल नंबर सम, वो क्या होगा आपका n × n + 1/2, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा n × n + 1/2। तो यही यहाँ पे लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे n × n + 1/2 इंटू नीचे क्या है पहले से n है तो n से n कट गया, वैल्यू आ गया n + 1/2,
ऑप्शन मैच करेंगे n+1/2, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे आपको हमने सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवा दिया। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कुछ डिफरेंट आपके टॉपिक्स, कुछ डिफरेंट लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप लिंक को क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों में जरूर, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।